Hello students, myself Puneet, and in my last video we have discussed about the literary sources which are very helpful in the reconstruction of history and in ancient Indian history. Today we will discuss about the archaeological remains, archaeological sources. आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं असल में इतिहास के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमें प्राप्त होते हैं पुरातात्विक सोर्स, पुरातात्विक स्रोत जिन्हें हम कहते हैं। खुदाई में हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स, उनकी पॉटरी, मृदभांड जिन्हें कहते हैं, गहने, हड्डियां और बहुत कुछ जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं ये जानने के लिए कि उस समय का इतिहास क्या रहा होगा। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि इतिहास जो रिटन फॉर्म में हमें मिलता है वो तकरीबन 600 बीसी से मिलना शुरू हुआ है। और 600 बीसी के पहले जो इतिहास, जैसे हमने 3 पीरियड में डिवाइड किया था इतिहास को, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री का जो पीरियड है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से डील करता है। उसमें हमें जो प्राप्त होते हैं, खुदाई से जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर हम उस समय के इतिहास का जो है विवरण कर सकते हैं। सो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। सो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, पुरातात्विक स्रोतों में हमें ज्यादातर क्या मिलता है? पुराने समय की जो बिल्डिंग्स जो जमीन में दब गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातन मॉन्यूमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे जो हमें उनके जो बर्तन, उनके जो ईंटें, उनका जो गहने, हड्डियां और बहुत सा सामान जो हमें प्राप्त हुआ है, उनके आधार पर हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की पूर्णतः जो है वो कोशिश करते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की लिटरेरी सोर्सेज हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है कि प्री हिस्ट्री का जो पीरियड है, अगर उसकी बात करें तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या सोर्सेज। इवन प्रोटो हिस्ट्री के लिए भी जब डेवलपमेंट हो रही थी, जब तरक्की हो रही थी, रचना हो रही थी लैंग्वेज की, भाषा की, चिन्हों की, उस समय भी उसकी समय की जानकारी भी हमें पुरातात्विक सोर्सों से बहुत इंपॉर्टेंटली मिलती है। इसके अलावा हम बात करें अगर ऐतिहासिक समय की यानी हिस्टोरिकल पीरियड की, तो उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, मैं आपको बात बताता हूं कुतुब मीनार की, तो आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाती है कुतुब मीनार कैसा हो। कुतुब मीनार से जो हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि वो एक मॉन्यूमेंट है जिससे हमें उस समय की बारे में बहुत कुछ जानकारी, उनकी वास्तुकला, उनकी कला, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, उस महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर ही हम इतिहास का संकलन करते हैं। तो आज डिटेल में हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इतिहास यानी कि उसकी रचना करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं कि जो वस्तुएं हमें जमीन से निकली, वो उस समय के समाज, उस समय के आर्थिक जो उनकी कंडीशन थी, उसके बारे में भी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। सो उसके लिए हम सबसे पहले अगर बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से कौन कौन से पीरियड हमें पता लगते हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे वो है पेलियोलिथिक पीरियड।
पेलियोलिथिक मतलब हिंदी में अगर इसको बताएं तो पूरा पाषाण युग। मनुष्य जब धरती पर आया तो सबसे पहले उसने पत्थरों से औजार बनाने शुरू किए, पत्थरों से हथियार बनाने शुरू किए। इस समय को हम पत्थर युग कहते हैं। और पत्थर युग भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होकर निकला। अपर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड जो है हम कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड जो है हमें प्राप्त होता है। सो पैलियोलिथिक पीरियड के बाद हम आते हैं मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड ये है मध्य पाषाण युग, जब इंसान के जो औजार थे उनमें चेंजेस आने शुरू हो गए। पैलियोलिथिक पीरियड में बड़े बड़े औजार मिलते थे और जिन्हें हम मैक्रोलिथ कहते हैं, और मेसोलिथिक पीरियड के आते आते ये माइक्रोलिथ में कन्वर्ट हो गए। बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्राप्त भीमबेटका की गुफाएं, जहां से हमें बहुत सारी चित्रकारी जो है पेंटिंग्स जो उन्होंने पत्थरों के ऊपर नक्काशी की है वो प्राप्त होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो पीरियड था ये डेवलपमेंट का पीरियड था, प्रोग्रेस का पीरियड था, ग्रोथ का पीरियड था, जो हमें आगे ले जाता है। तीसरे जब हम बात करते हैं तो वो है न्यूलिथिक पीरियड। मतलब नवपाषाण युग। ये वो समय है जब इंसान और तरक्की कर गया और ग्रो कर गया और आगे बढ़ता गया, और हम ये मान के चल सकते हैं कि इस पीरियड के अंत तक वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ चुका था। गांव, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मेहरगढ़ एग्जांपल लेते हैं, तो मेहरगढ़ एक ऐसा एग्जांपल है बलूचिस्तान के इलाके में जो फर्स्ट हम कैसे ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, जिससे पहली बार हमें पता लगा कि खेती जो है सिलसिलेवार कैसे होती थी, वो हमें इस पीरियड से पता लगता है। ग्रोथ जो है डे बाय डे, पीरियड बाय पीरियड जो होती रही, वो न्यूलिथिक पीरियड तक हम आगे जाते हैं। इसके बाद धातु के युग आए। फॉर एग्जांपल इसके बाद हम बात करेंगे चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक पीरियड, सो दिस पीरियड बिलोंग्स टू कॉपर। सबसे पहली धातु अगर मनुष्य ने जो है उसका प्रयोग किया तो वो तांबा थी। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उन्होंने तांबे में टिन मिलाकर जो है एक मिश्र धातु बनाई जिसे हम कांसा कहते हैं। क्योंकि तांबा बहुत नरम धातु है, उससे औजार नहीं बनाए जा सकते, तो इसीलिए उसमें टिन की मिलावट करके इन्होंने जो है कांसा जिसे है उसकी रचना की, ब्रॉन्ज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसकी रचना जो है हमें प्राप्त होती है। तो ये चाल्कोलिथिक पीरियड है। उसके बाद हमारा जो अगला है पीरियड वो है आयरन एज। सो आयरन एज बिलोंग्स टू लौह युग। सो लौह युग क्या होता है? अब इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उन्हें पता होगा कि अगर हम बात करें लोहे की तो इसका जो है एक्सटेंसिव प्रयोग जो किया वो आर्यों ने किया। आर्यों ने लोहे से बहुत सारे इलाकों का, जंगलों का सफाया किया और उन जगहों को, इलाकों को जो है उन्होंने खेती, कृषि योग्य जो है वो बनाया। सो बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से होती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो साथ में ही आ जाता है एक और पीरियड जिसे हम कहते हैं मेगालिथिक पीरियड। मेगालिथिक पीरियड, मेगालिथ यानी बहुत बड़े पत्थर। ये भी एक ऐसा पीरियड था जहां बहुत बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया। जहां शव दफनाए जाते थे उसके इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े पत्थरों का एक विशाल गोलाकार आकार का एक पत्थर जो है वो खड़े कर दिए जाते थे। तो ये भी एक पीरियड था जब मनुष्य इस पीरियड को, इस इतिहास के इस पीरियड को हम मेगालिथिक पीरियड भी, लिथिक पीरियड भी कहते हैं। तो लिथिक समझ गए आप, लिथिक होता है पत्थर और मेगा बहुत बड़े पत्थर। पैलियोलिथिक जो है पूरा पाषाण युग, और मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, तांबा यानी कॉपर एज, और आयरन एज जिसे हम कहते हैं लौह युग, लौह धातु का प्रयोग इसमें
बहुत ज्यादा किया है। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो भाषा है, जो उनकी लैंग्वेज है, वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका हमारे सामने जो रिवील नहीं हो सके हैं, जो जिनका रहस्योद्घाटन नहीं हुआ कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाहते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक समझ नहीं जा सकी हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसे पढ़ लेंगे और इतिहास में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हमें प्राप्त होगा। सो आगे जो बढ़ते हैं वो है भारतीय इतिहास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कैसे कैसे, कौन कौन से हैं और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है हमें खुदाई से मिले अवशेष। खुदाई से मिले अवशेष। अब खुदाई से तो हमें बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो ये निर्धारित किया जाता है खुदाई करनी कहां पे है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा सतह है जहां पे हमें ये चीजें प्राप्त होंगी। अब इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले तो मैनुअली किसी चीज जगह को निर्धारित किया जाता है, जिसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स प्राप्त होते हैं, तो हमें लगता है कि इतिहासकारों को लगता है कि यहाँ जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI यहाँ पे अपनी जो है जांच शुरू करती है। इसके अलावा हवाई जहाज की मदद लेके एरियल सर्वे किया जाता है, ये भी एक विधि है। रिमोट सेंसिंग जो लोकेट किया जाता है उपग्रह की मदद से, वो भी एक विधि है इसमें जो हमें प्राप्त होती है। उसके बाद जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस विधि में जो है वो शामिल होते हैं। ये एक बहुत एक्सटेंसिव स्टडी है, बहुत छोटा एस्पेक्ट नहीं है इसका, विश्व स्तरीय जो है स्टडी है। तो इसमें सबसे पहले कुछ एग्जांपल हम लेते हैं कौन कौन से जो है विद्वान शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जो विद्वान जिसकी हम बात करेंगे वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं जीवाश्म विज्ञानी। जीवाश्म विज्ञानी जो फोसिल्स, जो रिमेन्स हमें प्राप्त होते हैं, उनकी जांच पड़ताल करना वो इनका काम होता है, जिन्हें हम जीवाश्म विज्ञानी या पेलियोंटोलॉजिस्ट भी कहते हैं। जानवरों की जो हड्डियां, जानवरों के जो फोसिल्स हमें प्राप्त होते हैं या मनुष्यों के जो प्राप्त होते हैं, उनकी जांच पड़ताल वो ये जीवाश्म विज्ञानी जो है वो करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पैलिनोलॉजिस्ट यानी परगाणु विज्ञानी। परगाणु विज्ञानी। अब आपने परमाणु विज्ञानी तो सुना होगा। परगाणु जो पराग कण होते हैं उनका बहुत ही डीपली जो अध्ययन किया जाता है वो इनका काम होता है। परगाणु जो जीवाश्म पराग का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो ये परफॉर्म करते हैं। थर्ड हमारे पास आते हैं भू पुरातत्वविद। भू पुरातत्वविद, अब इन्हें हम जियो आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। किस तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ, मिट्टी की सतह जो है वो कौन सी है, और तलछट के जो पैटर्न है उन सब का अध्ययन जो है वो ये भू पुरातत्वविद जो है वो करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आर्कियोजूलॉजिस्ट यानी पुरातत्व प्राणी विज्ञानी। पुरातत्व प्राणी विज्ञानी। सो इनका क्या काम होता है, जो स्थलों से प्राप्त पशुओं की प्रजातियों का अध्ययन करते हैं और उनको पहचान उनकी करते हैं और उनका जो विश्लेषण है वो करते हैं। तो इनका प्रमुख कार्य यही होता है कि किस प्रकार जो है जो हमें खुदाई से प्राप्त
जो पशुओं की जो है फॉसिल्स हमें जो मिले हैं, वो उनसे आइडिया लगाना कि ये कौन से किस प्रजाति के पशु थे, इनकी क्या खासियत है, वो सब इन्हें ये बताते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जातीय पुरातत्वविद। जातीय पुरातत्वविद, इन्हें हम एथनो आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। इनका प्रमुख जो काम होता है अतीत के बारे में परिकल्पना करनी, कि पुराने समय का अतीत किस तरह, टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। ये एक परिकल्पना करते हैं, अजम्पशंस होती हैं इनकी, और इससे ये निर्धारित करते हैं किस प्रकार जो है उस समय के लोग रहे होंगे, और जीवित लोगों से उनकी समानता और तुलना करना, ये भी इनका प्रमुख कार्य है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है कि खुदाई होती कैसे है। तो स्टूडेंट्स, खुदाई होती है दो तरह से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल में क्या है, अगर हम बात करें वर्टिकल खुदाई, जो सीधी खुदाई होती है, उसमें क्या होता है कि लेयर बाय लेयर स्टडी की जाती है। उस जगह की, उस भूमि की हर लेयर को स्टडी किया जाता है। उस लेयर में, उस जो है परत में हमें जो भी प्राप्त होता है उसकी जानकारी हमें इकट्ठा करना होती है। और दूसरी जो होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो खुदाई होती है, टेढ़ी खुदाई, आड़ी खुदाई से हम कहते हैं, उसमें बहुत सारे एरिया को साफ करके हम रिजेम्बलेंस देखते हैं कि हमें यहां से ये प्राप्त हुआ है, दूसरी तरफ से क्या प्राप्त हुआ है, और इनमें क्या समानता है, और बहुत वास्ट एरिया को हम जो है स्टडी करते हैं। सो ये भी एक पुरातत्व जो नियम है, पुरातत्विक खोज का नियम है, जिसके बारे में हमने आपको जो है बता रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास समय दर समय हम कहते हैं कि बहुत तरक्की हुई, बहुत जो है परिवर्तन आया, टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, प्रौद्योगिकी का बहुत विकास हुआ। तो इसमें हम ये बात जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि पुराने समय में जो चीजें एग्जैक्टली हमें नहीं पता लगती, जिन्हें हम छोड़ दिया करते थे, वो रिमेन्स जो हमें काम के नहीं लगते थे, जैसे पराग हो गए, और जैसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनके प्लांट मटेरियल्स हो गए, पॉलन मटेरियल हो गया, और फॉनल जानवरों के जो अवशेष हो गए, तो इनमें हम जो है वो उनको ऐतिहासिक तौर पर यूज नहीं करते थे जानकारी के लिए। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो गए हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा मात्रा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत सारी ऐसी विधियां जिसमें हम बात कर रहे हैं कि, और जैसे हमने प्रौद्योगिकी की बात की, तो कार्बन 14, कार्बन डेटिंग, किसी वस्तु में, पुराने अवशेष में प्राप्त कार्बन की मात्रा से हम ये आइडिया लगाते हैं कि ये कितना पुरानी वस्तु होती है। उसके लिए हम एक निशान यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं प्लस एंड माइनस। अभी इसमें क्या है कि क्योंकि ये साइंटिफिक फॉर्मूला तो है, लेकिन पुरानी वस्तु एग्जैक्टली किस काल की थी इसके बारे में पता लगाने के लिए तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने निशान में लगा दिया +-50, तो इट मीन्स कि 50 साल आगे और 50 साल पीछे का मार्जिन लेके जो है हम उसमें चलते हैं। एग्जैक्टली पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि इस किस काल से ये संबंधित वस्तु है। इसके अलावा हमारे पास आती है थर्मो लुमिनिसेंस जो है प्रक्रिया। ये डेटिंग की प्रक्रिया है जिसमें हम जली हुई ईंटों और जो है पॉटरी जो पकी हुई उनके मृदभांड है, उनसे जानकारी हमें प्राप्त होती है कि किस समय के ये जो है हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसका काम होता है वृक्ष के तने के विभिन्न छल्ले की आयु तय करता है। अभी कौन सा ये जो पुराने वृक्ष हैं उनके बारे में बताते हैं कितने समय पुराने ये वृक्ष हैं, उनके छल्लों से, उनके रिंग्स से ये आइडिया लगाता है कितने पुराने जो ये वृक्ष हैं, और उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। सो ये बहुत सारी वस्तुएं जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको इसमें प्रोवाइड की है। अब नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ते हैं वो है इंस्क्रिप्शंस एंड मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स जो लोग ये कहते हैं कि इतिहास में सिर्फ
राजा रानी की कहानियां हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि बहुत ऐसी वस्तुएं भी इतिहास में हैं, ऐसी जानकारी भी इतिहास में है जो साइंस से बहुत ज्यादा कोरिलेट करती है। तो न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र जिसे हम कहते हैं, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, मुद्रा शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, पुरातात्विक स्रोत है जो हमें जानकारी देता है बहुत यानी कि आप मान के चलिए कि उस समय के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उस समय की जो है प्रमुख फसलें, उस समय के हालात, जो बहुत एक्सटेंसिवली हमें जो जानकारी प्रदान करता है वो न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र से होती है। अब वो कैसे होती है, अब उसकी बात करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किसी समय सोने के सिक्के प्रचलन में थे। अब गुप्ता पीरियड की बात कीजिए या कनिष्क की बात कीजिए, कुषाण काल की बात कीजिए, जहां राजाओं ने सबसे पहले बहुत सारे स्वर्ण के सिक्के जो हैं वो प्रचलन में आए। तो उस समय हमें यह पता लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत थी। सिक्के हमें तांबे के, चांदी के, प्रोटीन के और सोने के तो मिलते ही हैं, बहुत सारे ऐसे सिक्के जो हैं प्राप्त होते हैं। पंचमार्क्ड आहत सिक्के भी प्राप्त होते हैं। पंचमार्क्ड मतलब कुछ सिंबल्स सिक्के पर जोर से जो है पंच कर दिए जाते थे, और वो सिक्के जो हैं, अब डबल पंचमार्क्ड कॉइन भी हैं। अगर आप बात करें तो एक राजे ने दूसरे राजा को अगर जीता तो उस समय उसने उसके सिक्कों पर अपनी मोहर जो है लगा दी, और उस मोहर को हम डबल पंचमार्क्ड कॉइन भी कहते हैं। ये भी इतिहासकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है सोर्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। सो न्यूमिस्मेटिक्स में अगर हम बात करें कि सिक्कों से उनके राजवंश, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, कल्चरल इंफॉर्मेशन आदि हमें जो है वो प्राप्त होती है। तो सिक्के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं पुरातन समय के इतिहास को जानने के लिए। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी धातु से पता जो हमें चल जाती थी। अब जैसे गुप्तकालीन सिक्के हमें मिलते हैं, स्वर्ण के सिक्के हैं, और उनमें जो समुद्रगुप्त है वो वीणा लेकर बैठे हैं, तो हमें पता लगता है कि वो कल्चरली कितने एडवांस थे। उस समय वो म्यूजिक का आनंद जो है वो लेते हैं, वो वीणा बजा रहे हैं। तो ये बहुत जो चीजें हैं, कुमार देवी के सिक्के जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, तो इसलिए, और लिच्छवी राजवंश की है, और इसलिए हमें कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए सिक्के। आज भी अगर आप सिक्के ध्यान से देखें तो उस पर जो अंकित हुआ चीजें हैं, तो पुराने सिक्के जो हो जाते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं जिन्हें कमेमोरेट किया जाता है। इवेंट्स हैं जो 100 साल पुरानी कोई इवेंट्स थी, उसको कमेमोरेट करने के लिए वो सिक्के पर अंकित कर दिया जाता है। तो हमारे लिए ऐतिहासिक तौर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो सिक्के या न्यूमिस्मेटिक्स जो है हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो हम सोर्स की बात कर रहे हैं वो मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एपिग्राफ्स। एपिग्राफ्स या एपिग्राफी जिसे हम जो है वो कहते हैं पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी, पुरालेख शास्त्र। पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफ्स क्या होते हैं? बहुत सारी वस्तुओं पर राजाओं द्वारा अंकित किए गए संकेत, संदेश, हम उनको एपिग्राफ्स कहते हैं। अब जैसे हमें बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं मौर्यकालीन, जो शिलाओं पर गुदवाए गए हैं, अंकित किए गए हैं। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि पत्थरों पर लिखे हुए ये अंकित किए हुए पुरालेख बहुत समय तक सरवाइव कर जाते हैं। ऐसे ही ताम्रपत्र अभिलेख भी मिलते हैं जो तांबे के पत्रों पर अंकित किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे, अब ये अभिलेख है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं जो आज की एग्जाम्पल है आपकी, आप देख सकते हैं जाके उसको। वो है मेहरौली स्तंभ लेख। अगर आप कुतुब मीनार जाएं तो उसके कॉम्प्लेक्स में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जो है वो एक स्तंभ जो बनवाया गया, लोह स्तंभ, उसके ऊपर जो अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब ये जो सोर्स हमें प्राप्त होता है, अब वो जो स्तंभ लेख है, वो जो स्तंभ है, पिलर है, लोह धातु का बना हुआ है, लेकिन उसको वो रस्ट फ्री है, आज तक उसको जो है जंग नहीं लगी है। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। एपिग्राफ जो हैं वो बहुत तरह के प्राप्त होते हैं। जब अशोक की बात करें तो अशोक जो है उसने बहुत सारे शिलालेख जो है वो बहुत सारे
इलाकों में बहुत सारे शिलालेख जो है उनका निर्माण किया है। क्योंकि अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया, उसके बाद उसने बहुत यात्राएं की और अपने बच्चों को भी श्रीलंका, जैसे संघमित्रा को भेजा श्रीलंका में, और महेंद्र अपने बेटे और बेटी को भेजा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जो अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं। अब अशोक लुम्बिनी जाता है बौद्ध दर्शन के लिए, उनके स्मारक दर्शन के लिए स्मारक अभिलेख भी हैं, जिसकी रचना तब की गई कि यहाँ पर अशोक जो है आए और उन्होंने दर्शन किए। तो अगर हम बात करें सरकारी आदेशों के लिए भी, जो अशोक ने आदेश देने थे लोगों के लिए, जो आदेश थे, जो उनके ऑफिशियल्स के लिए जो आदेश थे, वो सारे उस पर अंकित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में हमें अभिलेख जो है वो प्राप्त होते हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, बहुत सारे मंदिरों को जो भूमि दी गई, उनके नाम जो लिखे गए ताम्रपत्र अभिलेख है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी अनुदान के रूप में, उसको अग्रहार कहा जाता था। और अग्रहार के भी हमें बहुत सारे जो हैं वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे अभिलेख, प्रशस्ति पत्र जिसे हम कहते हैं। सो प्रशस्ति पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो संरक्षणकर्ता की प्रशंसा में लिखे जाते हैं। अब जो पैटर्न है जिसने आपको संरक्षित किया है, जैसे कोई राजा, महानतम राजा है, तो उसने आपको संरक्षित किया है, तो उसके प्रशंसा में जो लिखा जाता है उसे प्रशस्ति पत्र कहा जाता है। उनकी विजय, उनकी बहुत सारी जो तारीफ जो लिखी जाती है वो उसमें जो है काम आती है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। सबसे पहले एक सिविल सर्वेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसने जो है बहुत मेहनत कर अशोक के जो अभिलेख हैं उनको सबसे पहले उजागर हमारे साथ किया। अब रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें दूसरी शताब्दी के दौरान लिखा गया ये अभिलेख, और संस्कृत में हमें प्राप्त होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट हमें जानकारी उस समय की मिलती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे सती स्टोन्स एंड नायक स्टोन्स, हीरो स्टोन्स भी हमें मिलते हैं। इन पर उनके जो है प्रशंसा के रूप में या उनके बारे में जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब प्रशस्ति पत्र की जब हम बात कर रहे तो कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट हमें सोर्स के रूप में प्राप्त होता है। इलाहाबाद स्तंभलेख, ये भी प्रशस्ति पत्र है। और चालुक्य राजा पुलिकेशन दूसरे का ऐहोल शिलालेख शिला में गुदवाया गया है। भोज का ग्वालियर शिलालेख, शक शासक रुद्रादमन का जूनागढ़ गिरनार शिलालेख, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सोर्स है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने एक झील बनवाई थी गिरनार में, और उस झील, सुदर्शन झील उसका नाम था, उसकी जो रिपेयर हुई इस समय, उसके बारे में जानकारी हमें जो है वो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होती है। इसके अलावा बहुत सारे पल्लव, चालुक्य और चोल राजाओं द्वारा जो भी अभिलेख जारी किए गए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम आते हैं बहुत सारे ऐसे धार्मिक जो, जैसे हम कह सकते हैं कि ऐसे जैसे अजीविक जिन्हें संप्रदाय ऐसे थे, धार्मिक संप्रदाय जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उनके बारे में जानकारी हमें ऐतिहासिक रूप से इन अभिलेखों से प्राप्त हो जाती है। और कला, वास्तुकला, साहित्य के बारे में भी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो हमारा सोर्स इसमें ऐड करते हैं वो है स्मारक या मॉन्यूमेंट्स। अब स्मारक या मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स या स्मारक। अब स्मारक या ये मॉन्यूमेंट्स क्या है? बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हमें प्राप्त हुई हैं, सिर्फ प्राचीन भारत में नहीं, अगर बात करें तो आज भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो हमें प्राप्त होती हैं जो स्मारक के रूप में प्रिजर्व की जाती हैं। जैसे बहुत सारी हुमायूं का मकबरा और ताजमहल और कुतुब मीनार, ये भी आधुनिक भारत में हम जिन्हें देख सकते हैं, ये स्मारक हैं, ये मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी उस समय की वास्तुकला, कला
और साहित्य के बारे में हमें बहुत जानकारी प्रदान करते हैं। उनके जो भी जानकारी हमें उनसे प्राप्त होती है उससे हमें बहुत मदद मिलती है इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल जो है बड़ा, मामल्लपुरम की रथ टेम्पल जिन्हें हम कहते हैं, जो तमिलनाडु में पाए जाते हैं चेन्नई के पास, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है जानकारी उनके बारे में, उनकी वास्तुकला के बारे में हमें यहाँ प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो लास्ट इसमें जो ऐड करेंगे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है विदेशियों का वृत्तांत या फॉरेनर्स अकाउंट्स। अब फॉरेनर्स अकाउंट्स में क्या आता है कि वो बहुत सारे ऐसे विदेशी राजदूत या बहुत सारे ऐसे विदेशी इतिहासकार जो भारत में आए, जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा भारत के बारे में जो लिखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ग्रीक एम्बेसडर मौर्य साम्राज्य में आए, जिसमें मैगस्थनीज है, डायनोसियस है, डायमेक्स है। ये जो फिलोसोफर्स इंडिया में आए, भारत में उस समय आए, और इन्होंने भारत के बारे में जो जानकारी लिखी, और जैसे मैगस्थनीज की बुक इंडिका जो हमें असली में नहीं प्राप्त होती है, लेकिन उसके सब पार्ट्स जो लिखे गए, उससे रेफरेंस लेके लिखे गए वो पार्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, तो हमें पता लगता है किस प्रकार उसने जो है भारत के बारे में लिखा है। कई ऐसी चीजें हैं जो डिफरेंट भी होती है, जैसे मैगस्थनीज 7 जातियों की वर्णन अपना अपने लेखों में वर्णन करता है, लेकिन 7 जातियां वो किस श्रेणी से, व्यापारिक श्रेणियों की बात कर रहा है, व्यापार के संदर्भ में उन श्रेणियों का जिक्र कर रहा है, तो इसमें भी बहुत सारी जो है हमें अलग चीजें जो हैं वो प्राप्त होती हैं। अब टॉलेमी ने जो है ज्योग्राफी एक ग्रंथ लिखा, भारत के बारे में लिखा, बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं लेकिन बहुत सारी जानकारियां भी हमें जो इसमें प्राप्त होती हैं। कई यात्राएं जैसे चीनी फिलोसफर द्वारा की गई हैं, जैसे फाहियान है, ह्यूनसांग है, इत्सिंग है। फाहियान गुप्त काल में आए, ह्यूनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आए, और जो है इत्सिंग भारत आए। तो इन्होंने इन सब ने जो जानकारी, जो वर्णन भारत का किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए कि उस समय भारत में क्या क्या प्रथाएं प्रचलित थी, भारत का इतिहास उस समय कैसा था, वो सारा हमें इसमें प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और इतिहासकार, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है अल बेरूनी, जिसने बुक लिखी तहकीक-ए-हिंद। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के बारे में। अल बेरूनी का भारत भी कई बार कह सकते हैं हम, क्योंकि उसने जो वर्णन किया भारत के बारे में, महमूद गजनी के समय वो भारत, गजनवी के समय वो भारत आए और उन्होंने भारत की यात्रा की, भारत के ओरिजिनल सोर्सेज, ओरिजिनल भाषा में स्टडी किए, और उसके बारे में जो अपना वर्णन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत के रूप में उनकी बुक जो है, किताब जो है, हमारे पास पाई जाती है। सो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे जो है, मैं कुछ नाम पढ़ के आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे मिनहाज उस सिराज, जिसकी किताब थी तबाकात नासिरी, और अबुल फजल, जिसकी किताब थी 2 किताब, आईन अकबरी और अकबरनामा जिसे हम कहते हैं, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही, और मोहम्मद कासिम फरिश्ता, जिसकी बुक है गुलशन इब्राहिमी, और निजामुद्दीन अहमद, तबाकात अकबरी। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, किताबें हैं, विदेशी वृत्तांत हैं जो हमें मिले, जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए, जिन्होंने यहाँ यात्राएं की और उसके बाद अपनी जो जानकारी है वो लिखी, वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के रूप में हमें प्राप्त होती है। एक किताब मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, वो भी एक ग्रीक लेखक द्वारा, अनोनिमस ग्रीक लेखक द्वारा लिखी गई है। उसका नाम आता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट एक यात्रा विवरण है, जिस समय हमें भारत के बारे में उस समय बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार थे ये सारे पुरातात्विक स्रोत जिनके बारे में हमने आज बात की, और इन पुरातात्विक स्रोत से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में हमने जाना। भारतीय इतिहास लेखन में जितने महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, उससे उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत भी हैं। Both sources are most important, we can say, to reconstruct the Indian history. अगर आपको भारतीय इतिहास की रचना या उसके बारे में जानना है तो इन स्रोतों का अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में जो है हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।